पे मरने में भी जो डेड बॉडी लेके जाते हैं तो वहाँ पे टीएमसी के चोर बोलते हैं कि हमें कट मनी दो तब तुम्हारी बॉडी को जलाने देंगे। ये है स्थिति बंगाल। 5 साल दीदी और रह गई तो नाली और रास्ता एक हो जाएगा। हमें खोजना पड़ेगा, नाली में रास्ता खोजे कि रास्ता में नाली खोजे। एडुकेट हो चुकी है पब्लिक, हर चीज़ जानती है। आज देखिए पश्चिम बंगाल का पब्लिक साइलेंट है और अब ये इतिहास रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में पब्लिक साइलेंट होता है तो फिर परिवर्तन होता है। बनर्जी द्वारा भी कुछ दिन पहले बोला गया था कि नंदीग्राम तो जीती रही हूँ, वहीं पर फिर बनारस भी जाऊंगी चुनाव लड़ने। अब दीदी बोल रहे हैं एक पैर से तो बंगाल जीतूंगी और दूसरे पैर से फिर मैं जीतूंगी दिल्ली। क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने ये हंसी आती है इन बातों पे। कैसी मुख्यमंत्री हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि खेला हो बे खेला हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए खेला मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, खेला कहाँ हुआ है। ये वही मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको याद होगा आज से 2 साल पहले 2019 में कह रही थी, चीख चीख के कह रही थी कि हम तो 42 की 42 सीटें बंगाल से जीतेंगे। महाराष्ट्र से शरद पवार का साथ मिल जाएगा, तमिलनाडु से हमें स्टालिन का साथ मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश से अखिलेश, बिहार से तेजस्वी का साथ मिल जाएगा और खिचड़ी सरकार में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। अब देखिए खेला कहाँ हुआ है। जो मुख्यमंत्री आज से 2 साल पहले कह रही थी कि वो भारत की प्रधानमंत्री होने वाली है, आज वो नंदीग्राम की विधायक हो पाएंगी कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो खेला तो जरूर मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आप देखिए ये वही ममता बनर्जी है जो जब 2011 में मुख्यमंत्री बनी तो ये कहती थी कि मैं तो एक सादा साड़ी पहने हुई हवाई चप्पल पहनने वाली मुख्यमंत्री है। आज ये उसी मुख्यमंत्री के भाईपो हैं जिनका हरीश मुखर्जी रोड पे करोड़ों का घर है। हवाई चोटी पहनने वाली मुख्यमंत्री के भतीजे का करोड़ों का घर हो गया। आखिर ये पैसे आए कहाँ से? कोयले की चोरी करके, गाय की तस्करी करके, ड्रग्स की स्मगलिंग करके। जितने गलत धंधे हैं, जितने गलत काम हैं, उनसे कैसे एक्सटॉर्शन किया जाए, तोलाबाजी किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि टीएमसी यानी क्या, टाका मार कंपनी। ये टाका मार कंपनी है हर जगह। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री कहती हैं कि हमने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बचपन माने जन्म से लेकर मरण तक ऐसे कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें हमने उनके जन कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं की हो, भले कन्याश्री हो या युवश्री हो, कोई भी श्री हो। मैं कहता हूँ कि ये ऐसी सरकार है जिसने एक पश्चिम बंगाल के व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे कट मनी खाना छोड़ के कोई काम किया हो। हर जगह कट मनी खाते हैं ये। मरने में भी यहाँ पे देखिए कोई शमशान में, बगल में यहाँ पे है आपका हमारा शमशान बांधाघाट में, वहाँ पे मरने में भी जो डेड बॉडी लेके जाते हैं तो वहाँ पे टीएमसी के चोर बोलते हैं कि हमें कट मनी दो तब तुम्हारी बॉडी को जलाने देंगे। ये है स्थिति बंगाल की। ये है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी हर समय ईवीएम को क्वेश्चन करती है, तो आप ये देखिए ये वही ईवीएम है जिसने ममता बनर्जी को एक नेता बनाया। ये वही ईवीएम है जो 2011 में ममता बनर्जी को चुन के ले आई। ये वही ईवीएम है जिसने अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, तब ये ईवीएम सही था। ये वही ईवीएम है जिसने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया। ये वही ईवीएम है जिसने राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया। तो इन सब जगहों पर तो ईवीएम सही काम करता है, लेकिन जब ये ईवीएम का पर्चा खुलता है और ये वोट जब कमल के छाप को पड़ते हैं तब इन्हें ईवीएम के ऊपर डाउट हो जाता है। ये तो दोगलापन है, ये उनकी दोगली राजनीति है। ये उनको अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। दूसरी जो आपने बात कही कि हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हो या हमारी जो भारतीय सेना हो, उसके ऊपर जो प्रश्न उठा रही है ममता बनर्जी, ये तो लज्जाजनक है। आप देखिए ये वही सेना है जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई। इंडियन नेशनल आर्मी से अगर आप देखें तो आज ये वही सेना है जिसने बंगाल को बंगाल रहने दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी किसने दिलाया? आज़ादी इसी सैन्य बल ने दिलाया। और इसने सैन्य बल ने आज़ादी दिला के क्या किया? बंगाल के ऊपर बढ़ने वाले लोड को इसने कम कराया, बंगाल को बंगाल रहने दिया, बंगाल पर बाहरी शक्तियाँ हावी ना पड़े। ये वही सैन्य है। आप उस सैन्य के ऊपर प्रश्न उठाती हैं, शर्म नहीं आती? क्या राजनीति की स्तर इतनी नीचे गिर जाएगी कि आप हमारी देश की सेना को आप राजनीति के छोटे मोटे टूटू मेमे में लाएंगी? मैंने एकदम निंदनीय बात है, निंदनीय है। अच्छा, ममता बनर्जी 2 लोगों को सिंडिकेट बोल रही हैं। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों को सिंडिकेट बोला जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा। क्या कहेंगे आप? अरे सिंडिकेट कौन है? ये पूरी बंगाल की जनता जानती है। अब तो सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरी भारत की जनता जानती है कि ये सिंडिकेट कौन है। ये सिंडिकेट है ममता बनर्जी जी का भाईपो जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी, बंगाल का नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 एक्सटॉर्शनिस्ट।
अभिषेक बनर्जी। इसमें कोई मैंने कि हास्यजनक बातें किसको बोल रही हैं? देश का प्रधानमंत्री जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया, जिसने गरीब किसानों को पीएम किसान दिया, जिसने गरीब महिलाओं को उनका अधिकार दिया, जिसने घर घर में शौचालय बनाया, वो सिंडिकेट है। वो गृह मंत्री सिंडिकेट है जिसने भारत को यूएपीए का एक्ट दिया। ये वो गृह मंत्री है जिसने कश्मीर में 370 धारा हटाई, वो सिंडिकेट हो गया। और आप जो पिछले 10 सालों से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रही हैं, आप सिंडिकेट हैं या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिंडिकेट है। ये पूरा बंगाल जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। ममता बनर्जी की जो सारी पार्टीज और पार्टीज के एमएलए एमपी और जो भी है, ये सारे कटमनी चोर मिलकर ये पार्टी को बनाए हुए हैं। ये जो ममता दीदी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये चाल चोर, दाल चोर, त्रिपाल चोर, गोरी प्रचार, कोयला चोर, शारदा नारदा वाला, रोज वैली वाली चोर सरकार, इन्हें लगता है कि सारे के सारे चोर ही है। क्योंकि ये कुछ छोड़ी है क्या बंगाल की जनता के लिए कि सब चुरा ली? अरे भाई, अभी तक तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने वहाँ पे देखा रास्ते का हाल। गड्ढे में रास्ता है कि रास्ता में गड्ढा है, पता नहीं लग रहा। मैंने वहाँ पे बोला भी था कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो हम अगर कोई एम्बुलेंस बुला ले इमरजेंसी के लिए कि हमें जाना है हॉस्पिटल, तो कुछ दूर जाते जाते उस एम्बुलेंस का जरूरत पड़ जाएगा। ये कुछ दिन पहले हमने बोला था। हालत ऐसा है, नाली का हालत ऐसा है कि नाली भर के बाहर आ गया पूरा। 5 साल दीदी और रह गई तो नाली और रास्ता एक हो जाएगा। हमें खोजना पड़ेगा, नाली में रास्ता खोजे कि रास्ता में नाली खोजे। कि ममता दीदी जो ये सब इल्ज़ाम लगा रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, वो डर के मारे लगा रही है। जब एक पार्टी हारने लगता है ना, तो वो सोचता है मैं अपना इज्जत कैसे बचाऊं, तो अपना इज्जत बचाने के लिए वो कोई ना कोई इल्ज़ामियत गवर्नमेंट को दे देती है। बार बार लगातार हम देख रहे हैं सर कि ममता बनर्जी पहले ईवीएम पर आरोप लगा रही है, उसके बाद अभी जो सेंट्रल फोर्स है यहाँ पर उसको आरएसएस और बीजेपी का प्लांटेड बताया गया इस वाले बयान से पहले। कैसे देख रहे हैं? तो वो चुनाव आयोग को इसका कंप्लेंट करे। अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करे। उसको डर क्या चीज़ का? आप कोर्ट में केस फाइल करिए, सन रीट पिटीशन फाइल करिएगा, दूसरे दिन हेयरिंग हो जाएगा, आपका सच्चाई आ जाएगा। आप उसमें करिए, जब आप जो बात बोल रही अगर उसमें सच्चाई, सपोज आपके घर में चोरी हुआ तो आप पहले क्या करिएगा? पहले जाके थाना में FIR करिएगा। अगर थाना मान लीजिए आपका बात नहीं सुनता, FIR नहीं करता, तो आप तुरंत कोर्ट पे जाइएगा। तो ममता बनर्जी तो उससे बोलती है, करती कहाँ, एक्शन कहाँ लेती है? लेकिन ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को भी बीजेपी का बता देती है, प्रवक्ता बता देती है बीजेपी। तो अभी अगर वो बोल देगी कि नहीं मोदी जी मेरे पार्टी के हो गए, तो इसमें क्या है? मुंह है बोलने में, तो टैक्स लगता नहीं है। इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि ममता बनर्जी कितने असभ्य भाषा में बात कर चुकी है। हम कमरे दौरी बोरे घुराबो, मिष्टी मध्य पाथर दिए देबो, कितनी सब बात बोली। तो देखिए, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, बंगाल की जनता के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है कि ममता बनर्जी यहाँ का शासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मन में, उसके हार्ट में जो है ना, वो सहानुभूति नहीं है, पब्लिक के प्रति सहानुभूति नहीं, वो सिर्फ अपना कुर्सी बचाने में व्यस्त है। आज जैसे प्रधानमंत्री जी दिन रात 24 घंटा खट रहे हैं, पब्लिक के लिए देख रहे हैं, आयुष्मान भारत लगाए, महिला के लिए वो लगाए, लॉकडाउन में हर जनधन अकाउंट में जितनी महिला थी सबको 500 रुपया 3 महीना मिला। तो प्रधानमंत्री जी अपने बारे में नहीं सोच रहे, पब्लिक के बारे में। लेकिन ममता दीदी जब शुरू में जीती थी, हम लोग जब 34 साल यहाँ वाम फ्रंट का राज था, उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो हम लोग ये सोचे कि चलो ये माँ माटी मानुस की सरकार है, पब्लिक का काम करेगी। और वो 1-2 साल काम भी की, बढ़िया काम हुआ। लेकिन उसके बाद जहाँ थोड़ा सा उनके कार्यकर्ता लोग गलत करने लगे, क्योंकि ममता बनर्जी का यही नारा था कि जैसे ही मेरा सरकार बनेगा, मेरे पार्टी में जितने भी दागी लोग हैं सबको मैं आउट कर दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और दागी लोग उसमें भरते गए और लास्ट में ये हाल हुआ कि ममता बनर्जी सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के ही पीछे में रह गई और पब्लिक को और पश्चिम बंगाल को एकदम खत्म कर दी। ममता बनर्जी बोल रही है मैं किसी की दीदी नहीं हूँ। जिस तरीके से मोदी जी द्वारा बार बार दीदी दीदी बोलना है, और कार्यकर्ताओं द्वारा दीदी बोला जाता है, तो ममता बनर्जी बोल रही है मैं किसी की दीदी नहीं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। ये बात बोली जा रही है ममता बनर्जी। नहीं, देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में छोटी हो चाहे बड़ी हो, आदमी प्यार से सब दीदी बोल के ही बुलाता है। अगर आपका रिलेशन उनसे कुछ नहीं है तो आदमी कोई भी एक भद्र महिला की दीदी एक बार देखो, दीदी एक बार साइड हो, इसमें कोई बड़ी छोटी का बात नहीं है। ये कोई हिंदुस्तानी का बात नहीं है कि हम लोग बड़ी होंगी तभी दीदी बोलेंगे, छोटे को है छोटू बोल के बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। बंगाली में यही कल्चर है कि भाई कोई भी लेडीज हो उसको दीदी बोल के ही बुलाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी सिंडिकेट अमित शाह और मोदी जी को बोलती हैं।
नहीं, अमित शाह मोदी जी अगर सिंडिकेट होते तो आज ये पब्लिक इतना जो मोदी जी का आज इतना जो फैन हुआ है पूरे ऑल इंडिया में, ये नहीं होता। क्योंकि देखिए आज पब्लिक इतने एडुकेट हो चुकी है, पब्लिक हर चीज़ जानती है। आज देखिए पश्चिम बंगाल का पब्लिक साइलेंट है, और अब ये इतिहास रहा है कि जब पश्चिम बंगाल में पब्लिक साइलेंट होता है तो फिर परिवर्तन होता है। पंचायत जब वोट हुआ था तो उस समय कैसे वोट हुआ था, कैसे वोट लूट किया था, आम आदमी को कैसे तकलीफ हुआ था, कितना खून खराबा हुआ था, ये सब कोई जानता है। जब अभी क्योंकि 11 साल में 2011 में जो आने का आगे वो यही सेंट्रल गवर्नमेंट का यही जो जिसके बारे में बोल रहा है, यही मिलिट्री फोर्स सेंट्रल, इनको उन्हीं ने मांगा था। आज उन्होंने सत्ता रखने के लिए मैंने वोट लूट के सत्ता रखने के लिए वही बात कर रहे हैं, इसका पीछे अच्छा, चलेंगे। ममता बनर्जी बोल रही हैं एक पाँव से मैं बंगाल जीतूंगी और दूसरे पाँव से मैं दिल्ली जीतूंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? अब उनका बोलना और करना तो एक चीज़ नहीं है। वो बोल रही है, पब्लिक को वो हौसला दे रहा है, मैंने हौसला झूठा चीज़ है, झूठा हौसला दे रहा है कि जो कमज़ोर ना हो, पर उसका जो जितना सपोर्टर है, उनका जो कार्यकर्ता है वो कमज़ोर ना हो जाए। वो तो एक्चुअली हार चुकी है। वो तो उस दिन जो जब नंदीग्राम में वो 2 घंटा जो बर्बाद किया है उन्होंने बैठ कर, तो उसमें हाँ उन्होंने जिस बूथ पे 7 नंबर बूथ में दिखाया गया टीवी में, उसमें फोन कर दिया गया वहाँ से, तो वो तो एकदम साफ उसमें पता चल गया कि उनकी हार निश्चित हो गया। निश्चित हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे